सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले को बरकरार रखा है। आइए 5 सवालों के जरिए समझते हैं कि इस फैसले का क्या मतलब है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम आपके लिए बेहतर चर्चाएं कर पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद 370 पर जो फैसला दिया है उससे जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले पर अब कोई शुबह नहीं रह गया है। इससे पिछले 4 सालों से अदालत में लंबित सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक पर विराम लग गया है। अदालत से सरकार को जम्मू कश्मीर में अगले साल सितंबर तक चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए भी कहा गया है। यहाँ ये बताया गया है कि इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे और अदालत ने उन पर क्या कहा है। हमारे शो में आज आप जानेंगे। तो सवाल संख्या 1 है, क्या अनुच्छेद 370 अस्थायी या स्थायी प्रकृति का था? संविधान के तहत अनुच्छेद 370 में संशोधन के लिए राष्ट्रपति और जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति जरूरी थी। हालांकि ये संविधान सभा 1956 में ही भंग कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इस अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि संविधान सभा का अस्तित्व ही नहीं है। हालांकि अदालत ने माना कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद में संशोधन करने की एक तरफा शक्ति होती है। सवाल दूसरा है कि क्या जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता थी? संविधान के मुताबिक संघ जम्मू कश्मीर में केवल 3 मामलों में कानून बना सकता है: विदेशी मामले, संचार और रक्षा यानी डिफेंस। इस पर याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर ने अपनी आंतरिक संप्रभुता नहीं छोड़ी है बल्कि केवल कुछ शक्तियां छोड़ी हैं। अदालत ने इस दलील को नहीं माना। अदालत ने माना कि राज्य के संविधान में संप्रभुता का कोई उल्लेख नहीं था। संप्रभुता शब्द भारतीय संविधान में आया था। जम्मू कश्मीर के राजा की घोषणा और विलय पत्र को देखते हुए अदालत ने माना कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। हालांकि एक न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर ने कुछ आंतरिक संप्रभुता बरकरार रखी है। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र के पास इसकी मान्यता रद्द करने और संविधान को पूरी तरह से लागू करने की शक्ति थी, जिसका इस्तेमाल उसने अनुच्छेद 370 को हटाते समय किया था। तीसरा सवाल है कि राष्ट्रपति शासन के तहत किन कामों को चुनौती दी जा सकती है? अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाते समय जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन था। इसलिए अदालत ने यह भी देखा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान किन कामों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के सभी कार्यों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान शक्तियों के प्रयोग के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए। इस कारण राष्ट्रपति शासन को पहले स्थान पर रखा गया था। राष्ट्रपति शासन के दौरान के किसी भी काम को चुनौती देने वाले व्यक्ति को पहले ये साबित करना होगा कि ये काम दुर्भावनापूर्ण था या गलत इरादे से किया गया था। इसके बाद ये साबित करने की जिम्मेदारी संघ पर आती है कि वो साबित करे कि वो काम दुर्भावनापूर्ण नहीं था। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद केवल राज्य के कानून बनाने की शक्तियां अपने हाथ में ले सकती है। अदालत ने कहा कि संसद की शक्ति पर ऐसी कोई सीमा नहीं है, इससे राज्य का प्रशासन ठप हो जाएगा। चौथा अहम सवाल है कि क्या राष्ट्रपति की ओर से दिए गए आदेश वैध थे? राष्ट्रपति के 2 आदेश सीओ 272 और 273 का इस्तेमाल अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए किया गया। सीओ 272 से एक अन्य संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ विधानसभा था। अदालत ने माना कि संविधान में संशोधन करने वाला यह आदेश अमान्य था क्योंकि ये राष्ट्रपति के आदेश के जरिए एक संवैधानिक संशोधन किया गया। हालांकि इससे परिणाम नहीं बदलता है। अदालत ने माना कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की एक तरफा शक्ति थी। राष्ट्रपति भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में लागू कर सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का संविधान अब निष्क्रिय हो गया है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश एकीकरण की प्रक्रिया की परिणति और शक्ति का वैध प्रयोग थे। यह अदालती भाषा है। 5वां सवाल, क्या किसी राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जा सकता है? याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि केंद्र किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदल सकता क्योंकि इससे संघवाद प्रभावित होगा। हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया। सरकार ने
अदालत को आश्वासन दिया था कि वो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करेगी, जबकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। कोर्ट ने केवल इतना निर्देश दिया है, ध्यान रखिए, निर्देश दिया है कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करा लिए जाएं और जल्द ही उसका राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सरकार को एक सत्य और सुलह आयोग का गठन करना चाहिए, जैसा कि रंगभेद खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका में गठित किया गया था। इस समिति को 1980 के दशक से सरकार और गैर सरकारी दोनों ही तत्वों द्वारा की गई हिंसा की जांच करनी चाहिए, उसे समझौते के उपायों की सिफारिश करनी चाहिए। ये कोई आपराधिक मामलों की अदालत नहीं होगी, बल्कि ये समझने और लोगों को सांत्वना देने का एक माध्यम होगी कि लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। इस मसले पर और अधिक चर्चा हम करते हैं आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक मलिक असगर हाशमी से। हाशमी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। मंजीत ठाकुर शो में बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। बहुत दिनों के बाद बुलाया है, उसके लिए मेरी तरफ से शुक्रिया। अच्छा, ये 370 पर हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में जी। 370 पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है जी। तो इसको अब हम लोग राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही अगर नज़रिए से देखें तो कहाँ देख सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ आ रहा था तो हमारे गली में हर जाड़े में कश्मीर के कुछ लोग आते हैं शाल बेचने के लिए, शाल और कंबल। तो वो इस बार भी आए और आज जब मैं अब दफ्तर आ रहा था तो राम सलाम हो गया उनसे। ये पिछले मेरे ख्याल से 10-12 सालों का सिलसिला है ये, यानी कि 5 अगस्त 2019 से पहले का ये सिलसिला बना हुआ है। तो जो आम आदमी है, मेरा कहने का मतलब है जो आम आदमी है, जो मज़दूर तबका है, अगर बदलाव का असर वहाँ तक आता है, जो पहले की जो सरकार थी जिन पे आरोप लगते रहे हैं कि कुछ लोगों ने मिल कर के लूट लिया, जो गबन कर लिया, भ्रष्टाचार के आरोप है, विकास नहीं हुआ, और वाकई अभी मैं पीछे गया था तो काफ़ी बदलाव भी देखा मैंने। तो अगर वो विकास की धारा उस कंबल बेचने वाले तक पहुंच जाती है तो एक बड़ा बदलाव होगा। और ये तो सबको पता है कि ये राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा है, जिस तरह से शोर हो रहा है उसके हिसाब से ये राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा आम आदमी तक को लाभ पहुंचा दे, ये देखने वाली बात होगी। अदालत ने भी अब फाइनल कर दिया, 5 जजों की बेंच थी, तो अब वो फाइनल हो गया कि नहीं? अब तो 370 जो है वो पूरी तरह से अब इसको दोबारा चुनौती भी नहीं दिया। क्या चुनौती दी जा सकती है इस फैसले को? नहीं, मैं हम लोगों की चूँकि सुबह मीटिंग होती है तो चूँकि पाकिस्तान का मीडिया में देख रहा था ख़ास तौर से, चूँकि उछलना सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मीडिया को ही था, पाकिस्तानियों को ही था। तो कल से मैं नज़र बनाया हुआ था, जिस तरह के प्रतिक्रिया आ रही थी मुझे लगा कि शायद जो है इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये मामला जा सकता है। लेकिन फिर बातचीत से, आपसी बातचीत के बाद बहुत सी चीज़ें साफ़ हो गई कि अब हम इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकते, यूएन में वैसे ही जो है मामला चलता रहा है। तो अब इसका कुछ होने वाला है नहीं। जो आम आदमी है, जो राजनेता, ख़ासतौर से मैं जो राजनेता को कहूँगा, संबोधित करूँगा कि वो अब राजनीति छोड़ दें और जो नया जो बदलाव आया कश्मीर में उसके हिसाब से अपनी राजनीति तय करें जो जनता के हित में हो। पहले जो उन पर आरोप लगते रहे, जाहिर सी बात है नेता तो अभी भी वही हैं जो पहले थे, वही चेहरे, ज़्यादातर वही चेहरे वही रहेंगे, अभी रहेंगे। नए जो अभी चूँकि पंचायत चुनाव हुआ था पिछले साल पहले, 1 साल पहले की बात है, तो कुछ चेहरे आए थे, लेकिन बावजूद इनको रिप्लेस करने के लिए अभी वक्त लगेगा। तो मेरा उनसे अपील यही है कि वो अपनी राजनीति को जनता के हित में लेकर के मोड़ के आए तो एक बदलाव का भी असर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप सितंबर तक इलेक्शन कर दीजिए तो नए सिरे से इलेक्शन होगा, व्यवस्था होगी, सरकार बनेगी, यही लोग चुन के आएंगे, फिर नए सिरे से काम करेंगे। कब हो सकता है चुनाव? क्योंकि मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही संभव है, इसलिए कि सरकार अभी जो केंद्र सरकार है उसका मेन मुद्दा लोकसभा है जो अगले साल होने वाला है, उसके बाद ही संभव है। और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम दिया है सितंबर तक का, तो इसलिए इतना ज़्यादा सरकार को भी हड़बड़ी नहीं। और फिर ये भी वक्त भी देना चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टी को कि नए सिरे से, चूँकि वहाँ राजनीति शुरू होगी तो उनको भी तैयारी करनी होगी, वो उनको भी नए सिरे से जनता के बीच में जाना होगा, तो इतना समय तो चाहिए। क्या एक तो समय की बात आप करें, दूसरा कि अमरनाथ यात्रा होती है या टूरिज़्म का पूरा मौसम सीज़न चलता है जी, तो हम ये मान के चलें कि सितंबर और अक्टूबर में या जुलाई और अगस्त और सितंबर में इलेक्शंस हो सकते हैं वहाँ पे?
देखिए मेरे ख्याल से जो अब जिस यात्रा की बात कर रहे हैं उसी दौरान उस वक्त जो है पर्यटन का भी समय होता है, तो वो सीज़न तो निकल ही जाएगा और निकल भी जाना चाहिए, क्योंकि वो कमाई का भी, जब से ये आतंकवाद बंद हुआ पिछले 3-4 सालों से वहाँ पे, तो पर्यटन भी बहुत बढ़े वहाँ पे, करोड़ों में आ गए, 2 करोड़ के आसपास वहाँ पे आए। तो जाहिर सी बात है कि मेन ज़रिया अभी पर्यटन ही है कमाई का, जो जम्मू कश्मीर का, जो वहाँ के आवाम का भी और सरकार का भी एक बड़ा जो है सोर्स है इनकम है उसका। तो उसको उस सीज़न को निपट जाना चाहिए और सब मेरे ख्याल से सरकार भी ऐसे ही चाहेगी कि वो सब शांति से निपट जाए, क्योंकि वो भी एक बड़ा काम है। हाँ, एक अमरनाथ यात्रा एक बड़ा सिक्योरिटी का काम है और पर्यटन की सुरक्षा का भी बड़ा काम है, तो वो भी एक बड़ा काम है। उसके बाद ही हो जाए इलेक्शन तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ महीने पहले आप गए थे जम्मू कश्मीर के दौरे पर, तो 2019 से पहले 5 अगस्त 2019 से पहले का जो कश्मीर है और अभी का जो कश्मीर है, हमने ऐसा सुना कि संख्याएं काफ़ी कम हुई है, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लेकिन उनमें कमी आई है। तो ये बदलाव किस तरह से देखते हैं? प्रशासन की दक्षता है या लोगों का मन अब ये बदल चुका है कि नहीं, अब तो हमें डेवलपमेंट में बाकी देश के बाकी हिस्सों की तरह कश्मीर को भी साथ आगे ले चलना है? देखिए, अब मैं पहली बार गया था, मैंने कश्मीर के बारे में बहुत सुना, इसलिए हमें कश्मीर, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर का अंतर जब तक जाके अब ज़मीन पर ना देखें तो पता नहीं चलता। तो जब मैं गया था तो मैं जम्मू से श्रीनगर तक गया, बाई रोड गया था। तो आपको जो विकास की बात जो आप कर रहे हैं, वो आपका जो बदलाव देखने को मिलेगा वो सड़क से ही देखने को मिलेगा। और वहाँ तक पहुँचना, बाई एयर पहुँच जाना तो आसान है, लेकिन बाई रोड पहुँचना बड़ा टेढ़ा काम है। वो उसमें आप जाके देखेंगे तो सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, ट्रेनें आ रही हैं, तो वो एक बड़ा बदलाव है। जाहिर सी बात है, जब अब यातायात के साधन बढ़ेंगे तो विकास की ब्यार भी बढ़ेगी, आमदरफ्त भी बढ़ेगा, पैसे भी आएंगे, विकास भी होगा, सब कुछ होगा। तो एक तो वो बड़ा बदलाव है। दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है कि बदलाव किस हद तक है, तो आम आदमी ये समझ चुका है कि जो पहले हो रहा था कुछ लोगों के साथ ही हुआ था, कुछ लोग ही कर रहे थे, और उसकी वजह से पूरी कश्मीर आम जनता भी शक की नज़र से देखी जा रही थी और लोग जाना भी नहीं चाहते थे। मैं जब गया था तो मुझे लगा कि मैं ऐसी जगह पे आया नहीं जहाँ पे कभी आतंकवाद का खतरा था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी और बेताब वैली, मतलब सो कॉल्ड पता नहीं, लेकिन वहाँ भी ऐसे अपार भीड़ थी। तो बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे देखा। और वो उसमें कहीं से कोई डर भय की कोई बात नहीं थी। घूमने वालों के लिए डर भय की कोई नहीं, पहले तो डर भय था ही, लोग कहाँ जाते थे इस तरीके से। अब जिस तरह से निडर होके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बदलाव तो हुआ। एक सवाल मैं आखिरी पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब हम भी जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, हम हमेशा उस मुद्दे को भूल जाते हैं जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाक के ज़बरन कब्ज़े में जो कश्मीर का हिस्सा हमारा है। उस तरफ के लोगों की मांग मैंने कई बार सुनी कि हमें कश्मीर, जो भारत का कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, उसमें उनको विलय करना चाहिए, उनमें मिल जाना चाहिए। कितनी संभावना? मेरे ख्याल से थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको। अच्छा, हमें सब्र करना पड़ेगा। हाँ, और वहाँ की जनता भी चाहती है और हम भी चाहते हैं कि हमारा जो हिस्सा है हमारे पास आ जाए वापस। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो तो भारत का नागरिक होने के नाते, लेकिन अगर विकास सीधे अगर आप एक जर्नलिस्ट, जाहिर सी बात है, जब वहाँ का बदलाव, एक ही कश्मीर है, वो बीच में एक दीवार सी है, और इस तरफ बहुत ज़्यादा विकास हो रहा हो, सब कुछ चहल पहल हो, रोशनी हो, सब कुछ हो, और उस तरफ अंधेरा सा हो, तो वहाँ के लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि सब हम भी इस तरफ से आ जाएं? तो बार बार ये सुखबुगाहट होती रहती है, प्रदर्शन भी होते रहते हैं। तो वहाँ पे वहाँ की जनता को मौका चाहिए। अब मेरे ख्याल से अगर भारत सरकार थोड़ा सा भी अपना कुछ ऐसा कुछ जादू दिखाए, हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं जादू कुछ ऐसा कुछ जादू दिखाए, तो वहाँ के लोगों की जो इच्छा है वो जल्दी पूरी हो सकती है और उनको भी रोशनी मिल सकती है। एक सवाल और, पत्थरबाजी की घटनाएं 2019 में पूरे साल भर में 5 अगस्त से पहले और 5 अगस्त के बाद भी कुल 2500 से ज़्यादा पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। 2022 में ऐसी घटनाएं सिर्फ 22 हुई और इस साल का आंकड़ा शायद उससे भी कम है। क्या लगता है? मैं तो गांव में गया, वहाँ तो सड़कें बड़ी साफ थी, कहीं पत्थर दिखा नहीं मुझे। क्यों? पैसा आना बंद हो गया पाकिस्तान से? पैसा आना भी बंद हो गया। दूसरी बात है कि उनको हकीकत का भी पता चल गया कि पहले की जो सरकारी थी बड़ी ढीली ढाली थी और कहीं पे तो आरोप भी लगे थे कि वो समर्थन करते हैं आतंकवादियों का।
तो इसलिए उनको लगता था कि हमारे लोग बैठे हुए हैं तो हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो वो भी सिनेरियो बदल गया है। तो बस एक वजह वो भी है, सुरक्षा भी हम पहले से ज़्यादा वहाँ मजबूत हुई। पहले आतंकवाद तो थोड़ा ग्लैमराइज भी करते थे, जो आतंकवादी अगर मुठभेड़ में मारा गया तो जनाजा निकालते थे। हाँ, अब सिर्फ पत्थरबाजी की बात करें, आतंकवाद की भी बात करनी चाहिए, उनकी भी संख्या घटी है। तो जाहिर सी बात उसी से जुड़ा हुआ था वो भी, पत्थरबाजी भी, कुछ लोग पैसे लेकर के। बेरोजगारी वहाँ बहुत है, तो वो बेरोजगारी तो देश के बहुत बाकी हिस्सों में, बाकी लोग तो पत्थर नहीं फेंकते। नहीं, पत्थर नहीं फेंकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उसको अपने हित में ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और वो पत्थरबाजी की शक्ल में वो इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, ठीक है, तो वो तो था ही। अगर युवाओं की बात करें तो क्या युवाओं का मोह भंग हुआ है आतंकवाद से, टेररिज्म से? ज़्यादा मैं तो वैसे देख रहा हूँ तालीम की तरफ बढ़ रहे हैं, तालीम की तरफ, खेल की तरफ। और देखिए, जब युवा खेल की तरफ और तालीम की तरफ बढ़ जाए तो सोचिए उस इलाके की स्थिति, मतलब भविष्य जो है बहुत सुंदर है। और वो मुझे दिख रहा है। जैसे ही आप श्रीनगर में जाते हैं कि स्टेडियम मिलेगा आपको उल्टे हाथ को, वो काफ़ी सजा वजा है। मेरे ख्याल से मैं गुड़गांव में रहता हूँ, एक आधे स्टेडियम को छोड़ करके उस तरह से सजा वजा नहीं है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा है, अच्छा सीखते हैं। अगर मैं आपकी बात को अगर कुछ पॉइंट में बता दूं दर्शकों के लिए कि कुल मिलाकर युवाओं का मोह भंग हुआ है आतंकवाद से, पत्थरबाजी से, और तालीम और खेल की तरफ बढ़ रहे हैं। टूरिज्म की बहुत संभावना है, 6000 करोड़ का एक निवेश भी आया है स्टेट में। तो अब पुरानी बातों को भूल करके देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास की इबारत लिखने में उस रफ्तार में कदम ताल करने की जरूरत है। बिल्कुल कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी साहब इस बढ़िया बातचीत के लिए। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक और खबर, महिला आरक्षण पर कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, इसका जायजा लिया है श्रीनगर में हमारी संवाददाता यास्मीन खान ने। Firstly, I'll say we live in 21st century, right? So this era is strongly categorized by the notion of equality for women. So I believe I'm strongly in favor of such kind of move, because I strongly believe that men and women should be equal. Especially in political and parliamentary issues. And talking about Indian society, keeping in view the Indian perspective, women have suffered from times immemorial, and I guess every one of us knows this thing, and in my opinion, I'm really in favor of such kinds of move, because by creating reservation of seats for women in parliament, basically the principles of equality which are enshrined in Article 14 of our constitution, they basically वो वहाँ पे uphold हो जाते हैं इस सिनेरियो में जब हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं। मेरे हिसाब से as we can see कि सोसाइटी में दो टाइप के जेंडर्स हैं, या से जनरली दो टाइप्स के जेंडर्स हैं, एंड क्या करना इक्वल जब हम रखेंगे रिप्रेजेंटेशन दोनों जेंडर्स की, तब जाकर हम एफिशिएंट लॉज पॉलिसीज डिफरेंट सारे स्टैट्यूट्स एक इक्वालिटी हो जाएगी। सो वी नो दैट देयर हैज़ बिन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम एज शी सेड फ्रॉम टाइम्स मेमोरियल, देयर हैज़ बिन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। यू मीन कि जो 90 सीट्स है उसमें 29 to 30 रिजर्व की गई है औरतों के लिए, यू मीन कि 50-50 होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट? Yes, there should be. As far as this Kashmiri society is concerned, it has been almost 2 days back जब वो न्यूज़ आई थी that a crime against women has raised numerously in Kashmir. तो एक चीज़ है कि जब हम ऐसे ही जब वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होगी, they will definitely make laws which will be for the betterment of women and which will help in the eradication of gender-based violence. पहले जो हम रिजर्वेशन देते हैं वो हम किसी भी कर सेक्शन को देता है, और इंडिया में हमने बहुत सारे वीकर सेक्शन है, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको रिजर्वेशन दे रखी है। इसका मतलब जब हम वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वुमेन्स वीक मानी जाती है इंडिया में, इसलिए मैं इसको फेवर नहीं करती हूँ कि वुमेन्स के लिए वुमेन्स को रिजर्वेशन बिल पास होनी चाहिए, 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को मिलनी चाहिए। आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट आई पार्शली अग्री विद दिस मूव, क्योंकि जो है 33%, आई गेस इट्स अ ह्यूज नंबर। हैड इट बीन लेस दैन दिस, सो आई वुड हैव कम्प्लीटली सपोर्टेड दिस इनिशिएटिव, बिकॉज नो डाउट वुमेन जो है वो अब अंडर प्रिविलेज्ड नहीं है उतनी ज़्यादा जितना पहले थी, बिकॉज दे आर एक्सेलिंग इन एवरी अदर फील्ड। बट पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो अभी भी वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा कम है, उतनी ज़्यादा वुमेन दिखाई नहीं देती है हमें। बट इवन दो जो अगर हम कश्मीर की बात करें, सो आर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वॉज महबूबा मुफ्ती जी, जो कि खुद वुमेन थी, बट फिर भी आई गेस उतना नहीं है रिप्रेजेंटेशन
women ka. So it's a good initiative, but the numbers should have been like 33%. It should have been less. And this bill introduced Article 332A of the Constitution, which mandates reservation of seats for women in every state legislative assembly. So yeah, it's a good move overall. See, when women would not be elected on merit, as a result of that, what will happen that it will degrade their status in the society. Moreover, if there is women reservation, what will happen is that it will restrict our choice to vote. See, we will have only women candidates in our constituencies. So we will have no option other than electing them. So I believe this is not something which our constitution provides for. जो women reservation bill है, I guess it is futile because in my opinion reservation kills merit. If you talk of state of Jammu and Kashmir, we have seen that our previous chief minister has been women without a reservation. So like it is not that the women can be only empowered by way of reservation. There are other ways too. And what is the problem of reservation is that by the mandate of 73rd constitutional amendment, it was mandated that the 33% of the reservation should be given to women in panchayat elections. लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि औरत का फेस तो होता है, but the person who runs all the affairs is his husband. So like it serves no purpose to actually enact a bill that makes women a face and she does nothing substantial to actually empower women. I believe in a country like India that is diverse and that has to represent diverse population, I think representation should be on the basis of merit. अगर ये हो जाए तो कुछ अच्छे इश्यूज का जो है वो सामने आ जाएंगे और उनके लिए हम उन पर काम कर सकेंगे. मिसाल के तौर पर चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, जब तक वुमेन का तबका आगे नहीं आएगा, जब तक ये आगे नहीं आएंगे डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में, चाहे पार्लियामेंट हो, कानून साजी में, जब चाहे पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेचर्स हो, स्टेट लेजिस्लेचर्स हो, जब तक ये खुद सामने ना आएंगी तो तब तक मुझे लगता है कि हम प्रॉपर्ली उन इश्यूज़ को उन इश्यूज़ के बारे में कानून नहीं बना सकते हैं, लॉज नहीं बना सकते हैं, पर्टिकुलरली जो इनकी ज़रूरत है, जिसके लिए एम्पावरमेंट, जो इनकी एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरत नेसेसरी है. Therefore, I think it is a good move, and then we should also be hopeful and pray that, I mean, this bill comes and then various अब देखिए इनके जो कहाँ पर आप वेमेंस को पीछे रखेंगे. ये तो एम्प्लॉयमेंट में भी आपके बराबर हैं, वहाँ भी काम इतना ही करते हैं जितना मर्द लोग करते हैं, और चाहे लेबर सेक्टर हो वहाँ पर भी देखिए कि वेमेन का एक रोल है. अब सर्विस सेक्टर को छोड़ के बाकी सेक्टर्स पे भी अब वेमेन निहायत अहम तौर पर सामने आ रही हैं और काम कर रही हैं, और इसमें मुझे लगता है कि कोई दोराई है ही नहीं कि ये मर्द से कम काम कर रही. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना है, जिसकी चर्चा हमने अभी आज कार्यक्रम में की है. इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद के लिए फैसले को संवैधानिक तौर पर स्वीकृति मिली है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता अटूट रहेगी. उन्होंने कहा कि हम सिर्फ चाहते हैं कि प्रगति का फल सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ भी हाशिए के उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने अनुच्छेद 370 की वजह से काफ़ी कुछ झेला है. आज के शो में इतना ही. फिर मिलते हैं अगली बार किसी और मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के साथ. नमस्कार, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.